महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से, राज्य की सियासत के लिहाज से बहुत उठापटक है, लेकिन केंद्र की सत्ता के लिहाज से भी महाराष्ट्र कम महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह कहा जाता है उत्तर प्रदेश, और यूं तो कौन सा राज्य, हर वो राज्य जहां पर लोकसभा की सीटें ज्यादा है या लोकसभा में जहां पर अच्छी तादाद में सीटें जीतने से ताकत बढ़ सकती है, वो हर राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से या केंद्र की सत्ता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को बहुत महत्व दिया जाता है, गुजरात, राजस्थान, ये वो राज्य, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो ताकत बढ़ाते हैं बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिहाज से। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, साथ ही साथ में अब अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें, ये कड़े मुकाबले वाले क्षेत्र हैं। अगर पिछले चुनाव के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में जबरदस्त बम्पर सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। अब अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो ये क्यों महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की अपनी सियासत में शरद पवार अभी कौन सा नया खेल खेल रहे हैं। उनको महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता है। सरकार किसी की रहे, वो नए समीकरण बनाने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए जाने जाते हैं, हवा का रुख समझ लेते हैं। तो हवा का क्या रुख समझ पाए हैं शरद पवार, क्या सलाह किसको दे रहे हैं, और आखिर क्या स्ट्रेटजी विपक्ष की चल रही है महाराष्ट्र में, और कैसे उनको बहुत उम्मीदें हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक भविष्य एकनाथ शिंदे का क्या रहने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपके सामने रखते हैं। अच्छा, अगले साल दोनों ही चुनाव हैं महाराष्ट्र में। लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने वाले हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगले साल अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव में बेशक अभी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही महाराष्ट्र की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पिच तैयार करने में जुट गई हैं। कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, समीकरण क्या होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी आने वाली है, या महाविकास आघाड़ी के अंदर किसी बात की कोई नाराजगी ना रहे, इन सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। क्या आगामी चुनाव में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बड़े बड़े व्यवसाय जो गए वो कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा महाराष्ट्र में। अभी तक, अब तो बीएमसी के चुनाव हों या फिर इसके बाद में अब विधानसभा के चुनाव हों, हर जगह पे ये मुद्दे उठाते जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर यह बड़ा मुद्दा होगा। क्या सीमा विवाद के जरिए महाविकास आघाड़ी के निशाने पर बीजेपी रहने वाली है, इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाएगा। इन सभी कड़ियों पर राजनीतिक पंडित समेत राजनेता लोग चर्चा करने लगे हैं। इसी कड़ी में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने जो नसीहतें दी हैं उद्धव ठाकरे को, खासतौर पर वो समझने जैसी हैं और वो महाराष्ट्र की सियासत को बताती हैं कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है। लोकसभा चुनाव पर शरद पवार की नसीहत है उद्धव ठाकरे को। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस को एमवीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी। आप अभी तक तो साथ में हैं ही, दिख ही रहे, लेकिन यह नसीहत देना क्या बताता है? क्या दूरियां बढ़ने वाली हैं? कोई नए समीकरण बनने वाले हैं? नए समीकरणों में इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अगर अकेले पड़ गए तो उद्धव ठाकरे, और अगर उद्धव ठाकरे असली शिवसेना साबित हो गए, बीजेपी शिवसेना फिर से साथ आ जाए, बीजेपी उद्धव ठाकरे फिर से साथ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का हित है नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना आकलन रहेगा, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे के लिए ये साथ बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने आज तक महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने चुनाव के परिणाम निकलने के बाद ये गठबंधन का हिस्सा वो बने हैं सरकार बनाने के लिए। जनता के बीच अगर इन लोगों के साथ में जाएंगे तो क्या उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी लाइन से अलग तो नहीं हो जाएंगे, और क्या इतना बड़ा फैसला वो ले पाएंगे? इतना आसान नहीं है। और फिर सरकार भी पूरी नहीं चल पाई है, बगावत हो गई, इसी मुद्दे पर बगावत हो गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। पत्रकारों से बात करते हुए अब शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महाविकास आघाड़ी में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना में विभाजन के बावजूद जमीनी तौर पर काम करने वाले कट्टर शिव सैनिकों में से अधिकांश उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। वो लगातार इस क्राइसिस के टाइम पर उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करते रहे, और फिर उद्धव ठाकरे को भी कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए, खासतौर पर शरद पवार जैसे बड़े नेता, और महाविकास आघाड़ी उन्हीं के दिमाग की उपज रही होगी। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना ये उनके दिमाग में आया होगा, इस तरह की भी बातें होती रही हैं। पवार ने कहा कि विधायकों और सांसदों ने भले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि लोगों की क्या राय है।
2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था और राज्य में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ अपनी बगावत कर दी थी और जिसके बाद महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिर गई थी, महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में समझदारी, ये क्यों कह रहे हैं अब शरद पवार, इसको समझ लेते हैं। गठबंधन के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा है कि समझदारी इसी में है कि आने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र के जो चुनाव होने हैं उसके लिए कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ये साथ में काम करें। साथ ही इसमें रिपब्लिकन पार्टी और कुछ समूहों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम कई मुद्दों पर मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख ने पिछले साल भी कहा था कि एमवीए के सहयोगियों को मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर में होंगे। ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी कर दी थी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तैयारी करने के लिए कह दिया था, तैयारी शुरू करने को कहा था। शिवसेना में ये जो सब कुछ हुआ है, इस सारी स्थिति बनी जून 2022 में, बगावत हुई थी जब। बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन बगावत के बाद में क्या जो स्थितियां बनी वो स्थायी समाधान है या अभी इसमें काफी सारा बदलाव आएगा? एकनाथ शिंदे के लिहाज से उनका अस्तित्व क्या है? उनका अस्तित्व वो बागी विधायक हैं, वो गुट है जिसकी बदौलत बीजेपी के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार बना लिया और उनका अस्तित्व अभी ये है कि बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री हैं, सीएम। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में, ठाणे में तो उनका वट चलता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे इससे पहले इतना बड़ा नाम रहे और क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे महाराष्ट्र में कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? बहुत बड़ी बात है। उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार, शिवसेना और एकनाथ शिंदे में बड़ा फर्क है। हाँ, बीजेपी कब तक समर्थन करती है, देवेंद्र फडणवीस कब तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं? बीजेपी के तो नेता कह चुके हैं स्पष्ट तौर पर कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है और बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। भारी मन से, भारी दिल से ये निर्णय लिया गया। तो भारी मन बहुत समय तक रखा नहीं जाता है और डिप्टी सीएम बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस भी अगले चुनाव में नहीं उतरेंगे। एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये वो बड़ा सवाल है जिसकी चिंता एकनाथ शिंदे चुनाव से ठीक पहले यानी इसी साल करना शुरू कर देंगे। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद की वजह से शिवसेना ने अपने पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया था। एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की राज्य सरकार बना ली थी। सरकार चली भी, लेकिन फिर सरकार में एकनाथ शिंदे और उनके साथ में विधायकों ने जो बगावत की उसने पूरी सरकार को गिरा दिया। बीजेपी के साथ में मिलकर एक नई सरकार बन गई। अच्छा, ये कहा जा रहा है इसका प्लॉट बहुत लंबे समय से तैयार किया जा रहा था, बड़े समय से इसकी खिचड़ी पक रही थी। बात सिर्फ सरकार गिरने की नहीं है, कह दिया हम तो पार्टी में हैं। बात महत्वपूर्ण ये है कि अपनी ही पार्टी में बेगाने कर दिए गए उद्धव ठाकरे। कहा गया असली शिवसेना हम ही, एकनाथ शिंदे गुट की तरह। ये है असली लड़ाई। ये असली लड़ाई क्यों है? क्योंकि यहां पर जो फैसला होगा, अगर असली शिवसेना जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, अगर वो साबित कर देते हैं, तब फिर वो बीजेपी के बड़े काम के। और बीजेपी इसी दिशा में बढ़ रही है कि शिवसेना बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन ये तब है जब शिवसेना के तौर पर जनता में और कानूनी तौर पर दोनों तरीके से एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर लिया जाए। सीमा विवाद जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस पर घेरा जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे अब विपक्ष में है, संजय राउत लगातार हमलावर है और विपक्ष पूरा लामबंद दिखता है। तो इनके पास मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन देखना होगा कितने इफेक्टिव तरीके से उठा पाते हैं, अंदरूनी उठापटक का कितना फायदा उठा पाते हैं। जैसे सीमा विवाद है, इसको लेकर बैठक बुलाई गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे पर शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभिन्न दलों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि देश के सभी वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करके इस मामले को मजबूती से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। यानी इस मुद्दे पर वो भी उनके साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? इधर बीजेपी उधर बीजेपी, कैसे आमने सामने आएंगे? फिलहाल चुप रहने के लिए कहा गया है, कोर्ट क्या कहता है उसका इंतजार करने के लिए कहा गया है। फिलहाल सीमा विवाद उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है। मुद्दा नया नहीं है। 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से शुरू हुआ। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनका कहना है कि इसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र की तरफ से 800 से ज़्यादा मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया गया है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन को अंतिम रूप माना है। अब देखिए आप, ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में जमकर गरमाएगा।
और बीजेपी के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि शरद पवार पहले तो जोड़े रखें महाविकास अघाड़ी को और इस मुद्दे पर एकजुटता के साथ में कोई बड़ा आंदोलन क्रिएट कर पाए। अभी कई बार कोशिश की गई है, सड़कों पर उतरने की कोशिश की गई है, कई मुद्दों को उठाया, शिवाजी के अपमान के मुद्दे को उठा दिया और भी बहुत सारे मुद्दों पर लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई एक बड़ा मुद्दा मिल जाए, जैसे बड़े बड़े व्यवसाय जो हैं वो गुजरात ट्रांसफर कर दिए गए, ऐसा आरोप लगाया गया उद्धव ठाकरे में। बड़ा मुद्दा है, अब इसको किस इफेक्टिव तरीके से उठाते, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कर्नाटक सीमा विवाद, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, ये तो इतना पुराना मुद्दा है जो दोनों राज्यों के लिए सियासत बदलने वाला है। तो वहां आफत में रहेगी कर्नाटक में बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी, और यहां आफत में रहेंगे शिंदे और फडणवीस दोनों ही, क्योंकि यहां पर भी मुद्दा बनाया जाएगा। तो दोनों जगह विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा है। उससे भी बड़ा मुद्दा ये है जिस पर दोनों की किस्मत और अगला महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव निर्भर करता है, बहुत लोकसभा चुनाव को भी कह सकते हैं, असली शिवसेना किसकी। यह बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब बहुत कुछ तय करेगा, विश्वास करिए। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना के मुद्दे पर अभी सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच 3 अहम बिंदुओं पर विवाद है। असली शिवसेना कौन है, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार, बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाला एकनाथ शिंदे का गुट संवैधानिक है या असंवैधानिक। मामले पर सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने जिन 5 सदस्यों की संविधान पीठ गठित की है, उनमें जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हन शामिल हैं। शिंदे का राजनीतिक भविष्य बरकरार रहेगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को बेशक सीएम बना दिया हो, लेकिन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही दी हैं, जिनमें गृह, वित्त और योजना विभागों के अलावा कानून, न्यायपालिका, जल संसाधन, आवास, ऊर्जा, प्रोटोकॉल विभाग, तमाम बड़े महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे के भविष्य का फैसला बृहन मुंबई महानगर पालिका के परिणाम में हो जाएगा, और इस फैसले के साथ भी कि असली शिवसेना में वो आते हैं नहीं आते हैं, कोई नया गुट बनाते हैं, तब क्या इतने महत्व के रह जाएंगे बीजेपी के लिए, और फिर उनके संवैधानिक असंवैधानिक होने का फैसला। ये सारे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में काफ़ी कुछ तय करेंगे। क्या शिंदे सिर्फ 2 साल वाले मुख्यमंत्री तो साबित नहीं होने वाले। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि कहीं एकनाथ शिंदे का हाल भी पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी जैसा ना हो जाए। अभी सभी ने देखा है कि कैसे चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पद पर मात्र 111 दिन ही सीएम रह पाए थे। पवार के गढ़ पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। पवार ने कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि पवार का परिवार का एक भी सदस्य आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। पवार, लेकिन बारामती जो है वो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, और बीजेपी बड़ा काम कर रही है यहाँ पर। बीजेपी गढ़ों को हिलाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास इतने, विपक्ष में बिखराव है, अभी तक टूट देखने को मिली है। बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है बीजेपी महाराष्ट्र में। पवार परिवार का गढ़ माना जाने वाला बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र बीते 3 टर्म से सुप्रिया सुले को विजयी बनाता आ रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने बारामती में तगड़ा उम्मीदवार देने की बात कही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री महादेव जानकर भी निर्दलीय रूप से बारामती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा जाहिर किया गया ये नया कार्यक्रम बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एक हाई वोल्टेज ड्रामे का संकेत दे रहा है। जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरा भी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सोमवार को महाराष्ट्र दौरे पर आए। दौरे की शुरुआत उन्होंने विदर्भ के चंद्रपुर इलाके से की। यहां उन्होंने जमकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसके बाद वो औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के लिए चले गए। महाराष्ट्र की उन सीटों पर भी बीजेपी खासतौर पर ध्यान दे रही है जहां बीजेपी उम्मीदवार कुछ वोटों से हारे थे, या फिर जहां बीजेपी को लगता है कि वो इस बार बाजी पलट सकती है। 2014 में एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 2014 में एनसीपी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 4 सीटों पर जीत पाई थी। अगर हम बात करें इतिहास की, तो महाराष्ट्र में सियासत का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कोई किसी के साथ जा सकता है, कोई समीकरण बन सकता है। चुनाव के बाद का समीकरण अपनी जगह होता है, लेकिन चुनाव के पूर्व का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ जनता आपके दिखाए हुए चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ती है। उदाहरण के लिए शिवसेना बीजेपी को साथ में जबरदस्त सफलता दी गई, लेकिन बाद में सरकार जो है वो अलग तरीके से बना ली गई। अब गठजोड़ से जो शिवसैनिक बाहर चले गए या फिर जिन्होंने बगावत कर दी, वो अपनी मूल शिवसेना का दावा कर रहे हैं और वापस से बीजेपी के साथ में मिलकर वो सरकार चला रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अकेले अलग थे और शिवसेना पूरी अलग सोच रही है।
इन्हें आप समझ लीजिए कि वो जो दायित्व था, वो सोच थी, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और यही दबाव बीजेपी के ऊपर भी था। उनको भी ये दिखाना था कि सरकार नहीं गिराई है, हमने तो जनता ने जिस नाते हमको वोट दिया था, जो परसेप्शन था जनता का, उसको बरकरार रखा। एक व्यक्ति या कुछ लोग जो नहीं चाह रहे थे, उनके समर्थक, उनको अलग कर दिया गया। 288 विधायक और 48 लोकसभा सदस्यों वाले राज्य में राजनीतिक स्थिति पहले कभी इतनी जटिल नहीं रही है जितनी अभी हो गई है। इस गुबार के 2023 में होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका समेत नगर और स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद थमने की भी उम्मीद है। इससे भी कुछ अंदाजा लगेगा। क्या महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आरएसएस का सहारा लेगी? पार्टी में गुटबाजी से बचने के लिए आरएसएस की मदद बीजेपी ले सकती है। आरएसएस के बड़ी मजबूत पकड़ महाराष्ट्र में होती है। कहा जाता है कि बीजेपी जब भी कोई बड़े फैसले लेती है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सहारा लेती है। कहा तो यह भी जाता है कि गुजरात में गुटबाजी से बचने के लिए भी बीजेपी ने आरएसएस की मदद ली थी। लेकिन इस सबके बीच में आपको यह भी बता दें कि नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा चेहरा है जो महाराष्ट्र में एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। नितिन गडकरी की अपनी सियासत है, अपनी ताकत है। नितिन गडकरी क्या सोचते हैं, नितिन गडकरी को लेकर आप तमाम किस्म की एनालिसिस देखते होंगे। तमाम लोग तमाम बातें कहते हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए, क्या शीर्ष नेतृत्व से दूरियां हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र की सियासत में, बीजेपी की सियासत में संघ से नज़दीकियों के लिहाज से नितिन गडकरी बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी का स्टैंड क्या रहता है? इन चुनाव में वो ये भी दावा कर चुके हैं कि एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, फिर भी बम्पर जीत लेकर आऊंगा। इस तरह की बातें वो एग्जैक्टली कहते रहे। उनके बयान कई वायरल होते रहे, उनका बोलने का अंदाज रहा है। लेकिन ये इशारा है साफ कि वो लड़ते रहेंगे। अब लेकिन देखना होगा कि उनसे दूरियां जो हैं वो कितनी दिखाता है संगठन। हालांकि उनकी नाराजगी को बहुत ज़्यादा झेला नहीं जा सकता, पर नाराजगी जाहिर करने की स्थिति में भी नहीं है। मंत्री हैं, संसदीय बोर्ड से बाहर हुए, कोई जवाब नहीं दिया, कोई इस पर नाराजगी भी नहीं जताई है। कहा जो काम देगी पार्टी वो कर लेंगे। अभी तक जो मिला है काफ़ी मिला है। संन्यास की बात भी कह चुके हैं। हालांकि इसके अपने अपने कयास लगाए गए, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, नितिन गडकरी बीजेपी के लिए ज़रूरी हैं और बीजेपी इस बात को जानती है। लेकिन नितिन गडकरी अपने आप में एक बहुत सक्षम राजनेता है, ज़बरदस्त फॉलोइंग है, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। नितिन गडकरी, शरद पवार, दो बड़े नाम हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों महाराष्ट्र की सियासत को काफ़ी हद तक डिसाइड कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पकड़ अपने हाथ में ली बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। वो नए रणनीतिकार, नए चाणक्य के तौर पर उभर कर आए। इस सबके बीच में संजय राउत को भी मत भूलिए। हालांकि उनका बोलने लिखने तक का ज़्यादा रहा है मामला, और सियासत में देखा जाए तो सियासी समीकरणों को जमाने में शरद पवार जो है वो ज़्यादा आगे रहे। इस बीच संजय राउत ने यह दावा किया है कि मेरा यकीन है कि यह सरकार आगामी फरवरी महीना देखने के पहले गिर जाएगी। मतलब वो तो कह रहे हैं बहुत जल्दी गिर जाएगी। उद्धव गुट के संजय राउत ने ये अहम बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का जाना तय है। ये सरकार फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जिस दिन ये वेंटिलेटर निकल गया उस दिन सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। अब तो खैर फरवरी आने वाला है, देख लेते हैं इस दावे में कितना दम है। अपने दावे के पीछे संजय राउत ने जो दम बताया था वो ये था, उन्होंने कहा था कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की अपात्रता का मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट का फैसला तो इंपॉर्टेंट है और अब इस पर सुनवाई होनी थी। अब देखिए जल्दी ही इस पर कोई फैसला आ जाएगा, उस दिन ये वेंटिलेटर सपोर्ट हट जाएगा और सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं लाया गया तो इस सरकार का गिरना निश्चित है। तो न्यायपालिका पर सवाल भी खड़े कर देते हैं राउत और फिर इंतजार भी करते हैं, और न्यायपालिका से उनको बहुत राहत मिली है। ये ध्यान रखिए कि उद्धव ठाकरे को कई मौकों पर राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, पर फिर भी प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। खैर ये एक अलग बात है। राउत ने कहा कि मुझे इस बात का भी भरोसा है कि न्यायपालिका पर दबाव लाने के सारे प्रयास विफल होंगे। ये बात कही है उन्होंने, और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जब शिंदे गुट के 16 विधायक अपात्र ठहराए जाएंगे तो सरकार का सत्ता में बने रहने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और ये अपने आप गिर जाएगी। संजय राउत ने नासिक में ये बात कही थी। बच्चू कुडू के भी बगावती सुर देखने को मिले। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर आगामी 30 जनवरी को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार में एक बार फिर से मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। नई सरकार में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कुडू ने शिंदे सरकार को बड़ा झटका दिया। बच्चू कुडू ने 5 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। देखिए इनकी बात को रखना इसलिए जरूरी है, ये समझिए अभी जो सरकार चल रही है सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो सबको साधना चाह रहे हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत उन्हें विश्वास में नहीं लिया, इसलिए उन्होंने इन तमाम 5 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसी सूरत में यह चुनाव प्रहार जनशक्ति पार्टी बनाम शिंदे फडणवीस गठबंधन के रूप में देखे जाने की स्पष्ट संभावना है।
इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जितने लोगों को साथ में ले रखा है उनके अपने अपने सोच होगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, गठबंधन में इस तरह की दूरियां आएंगी। ये बात सिर्फ बच्चू कुडू की या निर्दलीय विधायकों की नहीं है, छोटे दलों की नहीं है, ये बात एकनाथ शिंदे के साथ भी देखने को मिल सकती है। दूरियां एकनाथ शिंदे बीजेपी में भी हो सकती है। और अगर नए समीकरणों की बात करें तो समीकरण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस सबके बीच में शरद पवार जो सामने आए हैं वो इस बात को इशारा कर रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रयास होंगे कि वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए शिवसेना के गुट को या शिवसेना को अपने साथ रखे। अब शिवसेना किसकी है ये बहुत हद तक कोर्ट पर निर्भर करता है, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे अपनी लड़ाई को ठीक से लड़ पाए नहीं लड़ पाए। लेकिन अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की है तब तो पूरी स्थिति पलट जाएगी और वहां पर शरद पवार की ये बात बहुत अहम हो जाएगी कि क्या शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहते हुए चुनाव को लड़ेगी या फिर एक अलग कहानी देखने को मिलेगी जो जिससे शुरुआत हुई थी। या हमने देखा है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना साथ में उतरे थे उसी तरह से एक बार फिर उतरना चाहेंगे। इसके अलावा कोई और गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि असली शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे का क्या होगा इस सबके बीच में, इसकी चिंता उन्हें सता रही होगी। तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव से पहले वो भी कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं या अपनी सोच सामने रख सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो लटकता मंत्रिमंडल विस्तार है। एकनाथ शिंदे सरकार के लिए मुश्किलें इससे भी बढ़ी और ये बहुत स्पष्ट हो गया कि सरकार के गठन को कई महीने बीत गए लेकिन अभी तक दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। और इस बात को लेकर शिंदे गुट और बीजेपी के विधायकों दोनों जगह पर नाराजगी है। खासतौर पर शिंदे गुट में छोटा गुट है, सब बहुत सारी उम्मीदों के साथ में आए थे, टाइम खींचते गए। शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक खुद को कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी नफा नुकसान का आकलन करके वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में आए थे। तो राजनीति के इस पहलू को भी समझ लीजिए। दरअसल ये जितने लोग आए हैं जिन्होंने बगावत की है कितने समय तक रहेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं बना कर आए हैं और सचमुच में विचारधारा के लिए है नहीं है, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं। आपकी टिप्पणियां बहुत महत्व की होती हैं। जितने लोग बगावत करके आए ये कुछ बदलाव करना चाहते थे, जनता की सोच को रखना चाहते थे या सत्ता में आना चाहते थे, ये आपको तय करना है। इस बात को बार बार उठाया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो तो बहुत गंभीर आरोप भी लगाते हैं, इस पर नाराजगी भी एकनाथ शिंदे ने जताई, कानूनी कार्यवाही की बात भी कही है। लेकिन जो भी है जनता के बीच में इसका क्या मैसेज गया है तो जनता ही बताएगी। और आगामी चुनाव के पहले कुछ ना कुछ समीकरण ऐसे बनेंगे महाराष्ट्र में जो आपको चौंका सकते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या बीजेपी खुद के दम पर लड़ेगी, क्या एकनाथ शिंदे दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ में चले जाएंगे या फिर सब कुछ भुलाकर एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी का साथ होगा। और ये सारी कवायद फिलहाल अभी सत्ता की लड़ाई को लेकर चल रही थी, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो बात बिल्कुल अलग होगी क्योंकि जनता वहां पर आकलन अलग तरीके से करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।